आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रहों की उच्च एवं नीच राशि किस अंश तक रहती है। और इससे पूर्व की वीडियो में हम जान चुके हैं ग्रहों की उच्च एवं नीच राशि, लेकिन आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कितने अंश तक ग्रह जो है किस राशि में उपस्थित है तो वो उच्च का होगा, और अगर नीच राशि में भी है तो कितने अंश तक वो जो है नीच राशि में उपस्थित होगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रहों का जो राजा है, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सूर्य की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सूर्य की जो हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे उच्च का, और यहाँ पे लिख देंगे नीच का। सपोज उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमको मालूम है कि सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है। सूर्य सपोज यहाँ पे लिखा है, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सूर्य, और सूर्य का यहाँ पे अंश लिखा हुआ है 5 अंश मान लेते हैं, और मेष राशि में है तो यहाँ पे जो है सूर्य उच्च का माना जाएगा। लेकिन जो इसका प्रभाव रहेगा मेष में, अगर जितने तक भी है उसका प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन जो माना जाएगा उच्च का तो ये माना जाता है 10 अंश तक। तो मेष में अगर सूर्य है, सूर्य जो है मेष राशि में केवल 10 अंश तक है, यहाँ पे 10 अंश तक है, तभी जो है सूर्य उच्च का माना जाएगा। तो उस तब तक जो है उसका प्रभाव जो है काफ़ी बढ़िया रहेगा, उच्च का प्रभाव रहेगा। और वहीं अगर बात करें तुला राशि में, इसी प्रकार जो है तुला राशि में सूर्य जो है नीच राशि में होता है। तो तुला राशि में अगर सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया है सूर्य, तो यहाँ पे मैं केवल उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ, तुला राशि में सूर्य लिखा हुआ है, और सूर्य जो है मान के चलते हैं हम कि 9 अंश का है, तो सूर्य यहाँ पे नीच का माना जाएगा, क्योंकि तुला राशि में भी 10 अंश तक सूर्य जो है नीच राशि में उपस्थित होता है। तुला राशि में भी अगर सूर्य उपस्थित है और उसकी डिग्री अगर जो है 10 अंश से कम है तो सूर्य यहाँ पे नीच का माना जाएगा, उसका प्रभाव अधिक रहेगा जो नीच का प्रभाव रहेगा। अगर 10 अंश से ऊपर का है 28 अंश तक, तो इसका जो प्रभाव है, प्रभाव तो रहेगा लेकिन उतना प्रभाव नहीं रहेगा, तो ये यहाँ पे रहता है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में, वृषभ राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे है वृषभ राशि। सपोज मैंने यहाँ पे उच्च का ही मैं लिख रहा हूँ उदाहरण के लिए, तो यहाँ पे लिखा है सपोज चंद्रमा, चंद्रमा लिखा हुआ है। चंद्रमा अगर यहाँ पे 2 अंश पे है, 2 अंश पे अगर सपोज चंद्रमा है यहाँ पे वृषभ राशि में, तो ये जो है उच्च का माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वृषभ राशि में 3 अंश तक उच्च का माना जाता है। और इसी प्रकार वृश्चिक राशि में यहाँ पे भी अगर उसके बाद चंद्रमा अगर यहाँ पे है और चंद्रमा का अंश हम मान लेते हैं 3 है, तो ये जो है नीच का माना जाएगा। 3 से ऊपर अगर चंद्रमा का अंश है तो ये जो उसका प्रभाव है जो कम रहेगा, नीच का तो माना जाएगा लेकिन प्रभाव कम रहेगा। यहाँ पे आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि अगर हम नॉर्मल देखते हैं तब नीच का मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका प्रभाव नहीं ना के समान रहता है, या आप यूँ समझ सकते हैं कि वहाँ पे नीच का नहीं रहता है, कि ये आप समझ सकते हैं कि तो यहाँ पे जो है 3 अंश तक अगर चंद्रमा का वृश्चिक राशि में 3 अंश तक है तो तब जो है नीच का माना जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल जो है आप सभी जानते हैं कि मकर में मंगल उच्च का होता है और कर्क में नीच का होता है। यहाँ पे सपोज मकर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मंगल लिखा है। मंगल जो है मकर राशि में उपस्थित है, और मकर राशि में सपोज मंगल है 28 डिग्री पे, 25 डिग्री पे जो है मंगल जो है यहाँ पे उपस्थित है, तो मंगल जो है यहाँ पे उच्च का माना जाएगा, क्योंकि मंगल जो है मकर राशि में आपका 28 अंश तक उच्च का माना जाता है, 28 अंश तक उच्च का माना जाता है। इसी प्रकार अगर मंगल कर्क राशि में है तो कर्क राशि में हम उदाहरण के लिए मानते हैं कि मंगल सपोज यहाँ पे 18 अंश में है, तो 18 अंश में नीच का माना जाएगा। और जो है
क्योंकि यहाँ पे पूर्णतः क्या होता है, मंगल कर्क राशि में 28 अंश तक जो है नीच का माना जाता है। अगर 28 तक का मान है, अंश है मंगल का, तो वो कर्क राशि में तो वो नीच का माना जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बुध की। बुध आप सभी जानते हैं कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। तो कन्या राशि में सपोज यहाँ पे लिखा है बुध, बुध यहाँ पे लिखा है और बुध यहाँ पे उपस्थित है आपका, सपोज हम मान लेते हैं 12 अंश पे, 12 अंश पे अगर बुध उपस्थित है तो ये उच्च का माना जाएगा। बुध जो है अगर कन्या राशि में आपका उपस्थित है तो 15 अंश तक बुध जो है उच्च का माना जाता है। 15 अंश तक बुध अगर कन्या राशि में उपस्थित है तो ये जो है उच्च का माना जाता है। वहीं अगर मीन राशि में सपोज यहाँ पे बुध उपस्थित है और बुध का जो अंश है, बुध की जो डिग्री है ये है सपोज 15 अंश, तो नीच का माना जाएगा बुध यहाँ पे। और 15 से ऊपर है तो उसका प्रभाव उतना नहीं रहता है जितना उससे कम, नीच का प्रभाव उतना नहीं रहेगा। या यूँ समझ सकते हैं कि 15 अंश तक ही जो है मीन राशि में बुध का जो प्रभाव रहता है नीच राशि का रहता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बृहस्पति यानी कि गुरु की। तो गुरु जो है आप सभी जानते हैं कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का होता है। अब सपोज यहाँ पे लिखा है गुरु, गुरु सपोज यहाँ पे उपस्थित है और गुरु का जो अंश यहाँ पे है वो आता है सपोज 4, तो हम कर्क राशि में 4 अंश पे गुरु है तो इसको हम मानेंगे उच्च का। ठीक है, उसी प्रकार क्योंकि गुरु जो है कर्क राशि में अगर 5 अंश तक है, कर्क राशि में 5 अंश तक उच्च का होता है। वहीं अगर हम बात करें गुरु मकर राशि में, तो मकर राशि में अगर हम सपोज उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 5 अंश पे गुरु है और बृहस्पति उपस्थित है 5 अंश पे, तो ये जो है नीच का माना जाएगा। लेकिन अगर 5 से ऊपर का है नीच का तो माना जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव जो है उतना नहीं रहेगा। या यूँ समझ सकते हैं आपकी नीच का केवल 5 अंश तक माना जाएगा मकर राशि में, 5 अंश तक। अब आ जाते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र मीन राशि में माना जाता है उच्च का और कन्या राशि में शुक्र नीच का माना जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें शुक्र की, तो शुक्र सपोज यहाँ पे उपस्थित है, हमने यहाँ पे लिख दिया है शुक्र। तो शुक्र अगर यहाँ पे उपस्थित है आपका, मान लेते हैं हम कि 23 डिग्री पे, तो 23 डिग्री पे यहाँ पे अगर शुक्र उपस्थित है यानी कि 0 से 23 डिग्री तक, 0 से किसी भी अंक तक हो, क्योंकि शुक्र तो अगर मीन राशि में उपस्थित है 27 अंश तक किसी भी अंश में है तो शुक्र यहाँ पे उच्च का माना जाएगा। और 27 से ऊपर का है तो यहाँ पे उसका प्रभाव उच्च का उतना नहीं रहता है, कि शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का प्रभाव देता है 27 अंश तक। वहीं अगर कन्या राशि में शुक्र उपस्थित है और शुक्र का सपोज मान लेते हैं कि 22 है या फिर 24 है या 18 हम मान लेते हैं, 0 से 27 तक, तो इसमें जो है कन्या राशि में शुक्र नीच का माना जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं शनि की। शनि आप सभी जानते हैं तुला राशि में, ये सारे अंश हैं यहाँ पे जो यहाँ पे हैं। तुला में शनि जो है उच्च का प्रभाव देता है और मेष में नीच का प्रभाव देता है। तो शनि अगर तुला राशि में उपस्थित है, यहाँ पे अगर शनि उपस्थित है तो इसमें जो है सपोज हम मान लेते हैं शनि यहाँ पे 18 अंश पे उपस्थित है तुला राशि में, तो ये जो है उच्च का माना जाएगा। शनि तुला राशि में 0 से 20 अंश तक उच्च का माना जाता है। वहीं अगर शनि यहाँ पे उपस्थित है मेष राशि में और शनि का जो अंश है वो सपोज हम मान लेते हैं 12 है या 15 है या 20 से कम है, तो इसको हम मान लेंगे शनि मेष राशि में नीच का हम मानते हैं। 20 से ऊपर है तो उसका प्रभाव उतना नहीं रहता है। वहीं अगर हम बात करें
राहु की, तो राहु को एक साधारण तौर पे वैसे वृषभ और मिथुन में माना जाता है, लेकिन मिथुन में अधिकतर माना जाता है। तो और मिथुन में जो है उच्च का माना जाता है और धनु में जो है नीच का माना जाता है राहु को। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सपोज यहाँ पे जो है राहु लिखा है, राहु मतलब मिथुन राशि में उपस्थित है और राहु का जो अंश है वो सपोज हम मान लेते हैं कि 10 अंश पे राहु उपस्थित है। 0 से 15 अंश तक जो है राहु मिथुन में उच्च का होता है और यहाँ पे उच्च का माना जाएगा राहु। वहीं अगर राहु उपस्थित है धनु राशि में और राहु का जो अंश है, अंश बल है, वो रहेगा आपका सपोज 12 है, 13 है, 15 से कम रहेगा, तो ये जो है 15 अंश तक नीच राशि में होता है धनु राशि में। इसी प्रकार अगर हम केतु की बात करें, केतु आपका माना जाता है वैसे तो वृश्चिक और धनु में माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे वृश्चिक उदाहरण के लिए लिख लेते हैं, वृश्चिक जो है। और यहाँ पे जो है वैसे तो मिथुन है, वृषभ और मिथुन है, लेकिन यहाँ पे हमने चलो मिथुन हम लिख लेते हैं, मिथुन। लेकिन जो इसका प्रभाव रहता है तो ये इतना अंश तक अधिक रहता है कि जो नीच का तो ऐसे माना जाता है, लेकिन यहाँ तक प्रभाव अधिक रहता है। अब अगर केतु यहाँ पे उपस्थित है, आपका वृश्चिक राशि में केतु उपस्थित है, तो केतु अगर वृश्चिक राशि में उपस्थित है, ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, वैसे राहु और केतु आमने सामने होते हैं, केतु यहाँ पे उपस्थित हो सकता है आमने सामने पे, तो ये रहता है। और केतु अगर सपोज हम मान लेते हैं कि वृश्चिक राशि पे है और केतु का जो अंश है वो आ गया आपका 15 अंश पे, तो ये जो है उच्च का माना जाएगा। वहीं अगर मिथुन में बात करें, केतु अगर उपस्थित है मिथुन में और उसका जो अंश है वो आप मान के चलो 10 है या फिर 15 से कम है, तो ये जो है नीच का माना जाएगा मिथुन में। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ग्रहों की जो उच्च और नीच की राशि होती है, इसे पूर्व मैं आपको वैसे सूक्ष्म में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया है। सपोज अगर केतु कहीं पे उपस्थित है या फिर नवग्रह में से कोई भी ग्रह उपस्थित है, तो वो उच्च का कहाँ पे होगा, नीच का कहाँ पे होगा। सपोज हमने यहाँ पे इससे पहले मतलब जैसे यहाँ पे मैंने सारे लिखे हैं जो उच्च के ही लिखे हैं, हमने जितने भी यहाँ पे लिखे हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं उदाहरण के लिए सूर्य यहाँ पे उपस्थित है, तो सूर्य अगर यहाँ पे उपस्थित होता है, लेकिन सूर्य का जो अंश है वो आता है आपका सपोज यहाँ पे उपस्थित है 24 डिग्री में, 24 डिग्री पे 24 अंश पे जो है सूर्य उपस्थित है यहाँ पे, तो ये वैसे एक तरह से देखा जाए तो नीच का नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव रहता है तो 10 अंश तक ही इसका प्रभाव रहता है नीच राशि का। इसी प्रकार अगर और भी जो बाकी ग्रह हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, उस प्रकार से जो अंश है वहाँ तक जो है उच्च का माना जाता है या नीच का माना जाता है, और इस प्रकार से जो है ग्रहों का क्रम चलता है उच्च और नीच का। उम्मीद करता हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।